यस सर, गुड मॉर्निंग। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है एंड सर आपके एंड पर रिवीजन भी फटाफट हो रहा है एंड आपके एंड पर एग्जाम्शंस आपने पढ़ लिए होंगे जहां तक मैंने पढ़ा है। आइए बच्चों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बच्चा सर अगला सेक्टर है बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज। सर सबसे पहला पॉइंट, सर्विसेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर नाउ टैक्सेबल। पहले एग्जाम था, अब क्या हो गए? टैक्सेबल हो गए। क्लियर? सर्विसेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर नाउ टैक्सेबल। क्लियर सर? पहले एक सर्विस प्रोवाइडेड टू आरबीआई एग्जाम थी, उसको भी अब टैक्सेबल कर दिया है कि सर अगर आरबीआई ने आउट ऑफ इंडिया से मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई सर्विस ली थी तो उस पर जीएसटी एग्जाम हुआ करता था, अभी उसको टैक्सेबल कर दिया है। क्लियर? चलिए सरकार, फिर आता है क्या? थर्ड पॉइंट। मतलब फर्स्ट और सेकंड तो एक तरह से आपको पढ़ना ही नहीं, एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल है सर। आइए सर, क्या आपने कभी किसी को लोन दिया है या क्या आपने कभी किसी से लोन लिया है? हाँ, मैंने भी लिया है। तो मालिक सर, लोन्स देने पे, एडवांसेस देने पे, डिपॉजिट देने पे जो इंटरेस्ट अर्न होता है, जो हम चैप्टर 1 से पढ़ रहे हैं, उस इंटरेस्ट पे जीएसटी क्या है? एग्जम्प्ट है। नोबडी इज लायबल टू पे द जीएसटी ऑन दैट इंटरेस्ट पोर्शन। क्लियर सर? वो एग्जम्पशन ये रहा सर, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस इन सो फार as the consideration is represented by way of interest और डिस्काउंट। देना इंटरेस्ट और डिस्काउंट अगर रिसीव हो रहा तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, पर कोई प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, सर इंस्पेक्शन चार्जेस, ब्ला 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 चार्जेस अगर लिए हैं तो उन सब चार्जेस पे जीएसटी लगेगा। केवल डिस्काउंटिंग चार्ज होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराने वगैरह पे लगता है तब, या इंटरेस्ट पोर्शन पे जीएसटी नहीं लगता, अदरवाइज जीएसटी हमेशा लगेगा। क्लियर? और हाँ, क्रेडिट कार्ड लिया है किसी ने अगर, क्या लिया बच्चों? क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने में आप लेट हो गए तो ऐसे केस में सर बैंक अपने को लेट कर देगा। जीवन के अंदर हैवी इंटरेस्ट लगता है सर, लगभग पता है 35%, 40% तक का इंटरेस्ट रेट होता है पर एनम। तो इसलिए गवर्नमेंट बोला तुम लूट रहे हो, हम भी लूटेंगे। क्रेडिट कार्ड के केस में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जेन्युइन नहीं है, दोज आर हैवी चार्जेस इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए उस पर जीएसटी हम भी लगाएंगे। और सर इंटरेस्ट अगर क्रेडिट कार्ड वाले सर्विसेज पे लिया है तो उस पे जीएसटी लगता है, बाकी सारे केस में इंटरेस्ट पे जीएसटी एग्जिम किया, भले ज्यादा हो या कम हो, से फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट कितना भी हो जीएसटी नहीं लगेगा, एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। क्लियर सर? सेकंड, अगर एक बैंक ने दूसरे बैंक से फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन कराया है, डॉलर दिया, पाउंड दिया, रुपी लिया, कोई दो बैंक ने आपस में, दो फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स ने आपस में, या एक बैंक और एक फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर ने आपस में सर फॉरेन एक्सचेंज सेल परचेज का काम किया है, आपस में अगर परचेज और सेल ऑफ द फॉरेन करेंसी करी, उसके लिए कमीशन चार्ज किया, तो उस कमीशन के अमाउंट पर जीएसटी एग्जिम्प्ट है। देना ब्रोकर से, ऑथराइज मनी चेंजर से, हमने आम जनता ने अगर कमीशन चार्ज किया है तो जीएसटी लगेगा। पर दो बैंक ने, दो मनी चेंजर ने, एक बैंक और मनी चेंजर ने अगर आपस में फॉरेन करेंसी कन्वर्जन के ट्रांजेक्शन किए तो कन्वर्जन चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? डन सर। देना बेटा, क्रेडिट कार्ड के केस में सर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है उस पर जीएसटी लगेगा। अच्छा, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, अगर कार्ड इश्यू चार्जेस लिए या मर्चेंट बैंकिंग चार्जेस लिए, ब्ला 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 चार्जेस लिए, सब चार्जेस पे जीएसटी लगता है बेटा। क्लियर? बैंक ने 50 तरह की सर्विसेज दी, उनके लिए कोई भी चार्ज लिए जीएसटी लगेगा। ओके आइए, अगर मान लो सर कभी बैंक क्या करता है, आपने कोई ईएमआई का अमाउंट टाइमली पे नहीं किया और सर उन्होंने एडिशनल या पेनल इंटरेस्ट चार्ज किया, तो उस केस में क्या होगा? तो सर अगर बैंक ने अगर पेनल इंटरेस्ट चार्ज किया है तो ऐसे केस में लोन दिया बैंक ने, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लेट पे किया आपने ईएमआई या नहीं पे किया, उन्होंने पेनल इंटरेस्ट चार्ज किया, तो इंटरेस्ट भी, पेनल इंटरेस्ट भी नॉर्मल इंटरेस्ट माना जाएगा और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर किसी दुकानदार ने सर मोबाइल बेचा आपको और दुकानदार को आपने पेमेंट लेट किया, जैसे होता ना सर शोरूम से आपने मोबाइल परचेज किया और मोबाइल जो परचेज किया उसके लिए उसने आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना अलाउ किया, शोरूम वाले ने, बैंक वाले ने नहीं, किसी लोन वाले ने नहीं, शोरूम वाले ने खुद नहीं आपको 4 ईएमआई में पेमेंट करना अलाउ कर दिया। वो पेमेंट अगर आपने लेट किया, उसके लिए अगर उसने कोई पेनल इंटरेस्ट या एडिशनल चार्ज लिया है, तो आपको पता है अगर सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, कौन बेटा? जो गुड्स और सर्विस और बोथ खुद सप्लाई कर रहा है सर, उसने कभी भी डिलेड पेमेंट के लिए कोई चार्जेस लिए हैं तो वो ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसलिए सर हमेशा पेनल इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा। अगर सप्लायर ने
सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ नहीं, अगर वो चार्जेस चार्ज किए हमेशा टैक्स लगेगा। पर किसी लोन या फाइनेंस कंपनी ने आपसे बिल इंटरेस्ट चार्ज किया तो वो भी इंटरेस्ट का पड़ता है और इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगता बेटा। ओके अच्छा, देना मर्चेंट बैंकिंग चार्ज हो गया, ब्ला 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 चार्ज हो गया, XYZ चार्ज हो गया, बैंक लोकर चार्ज हो गया, इंस्पेक्शन चार्ज हो गया, लोन प्रोसेसिंग फी चार्ज हो गया। सर जितने भी चार्जेस बैंक देता सब पे जीएसटी लगता है। केवल एग्जाम क्या है बेटा, सर इंटरेस्ट या डिस्काउंट चार्ज पे जीएसटी नहीं लगता है, एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड वाले केस में बेटा। सेकंड, सर दो बैंक ने अगर आपस में फॉरेन करेंसी कन्वर्जन के ट्रांजेक्शन किए तो उन्होंने जो आपस में कमीशन चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगता, बाकी सब पे टैक्स लगेगा। क्लियर? कई बार एग्जाम में क्या होता है, नए नए नाम आए थे, ब्ला 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 चार्ज, मैंने बोला जानबूझ के बोला है कि ब्ला 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 चार्ज हो या डुक 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 चार्ज हो, सब पे टैक्स लगेगा। ओके सर आइए 104, सर प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू जो मोदी जी ने बैंक अकाउंट ओपन करवाया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, उनसे बैंक ने कोई चार्जेस कलेक्ट किए तो चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। आइए बच्चों, सर अब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या चार्ज कार्ड या अदर पेमेंट कार्ड यूज करते हो तो क्या होता है बच्चों, पहले ट्रांजेक्शन समझिए। मर्चेंट बैंकिंग चार्ज, सुना ध्यान देना, चिराग भाई, भावेश भाई, देवेंद्र जी, सब लोग बच्चों जो भी ध्यान इधर मेरी तरफ, पूरा फोकस मेरे पे रखो सर। आप मालिक कोई भी कार्ड अगर आप ले रहे हो तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों कि जैसे मेरा शोरूम है, कपड़ों का शोरूम है साहब, आप कस्टमर आए मेरे यहां पर, सर चिराग भाई आए मेरे यहां पे शॉपिंग करने के लिए, उन्होंने 2000 रुपए का कोई शॉपिंग किया बेटा, पेमेंट कार्ड से कर रहे हैं, तो सर आपके पास मान लो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या जो भी कार्ड है वो है आईसीआईसी बैंक, और मेरे पास जो अब मेरा जो अकाउंट है वो है एचडीएफसी बैंक में बेटा। क्लियर? मेरा अकाउंट कौन से बैंक में है? एचडीएफसी बैंक में। आपका जो अकाउंट है वो आईसीआईसी बैंक में है। क्लियर? आप कार्ड लेके आए, मेरे पास वो मशीन थी, मशीन पे आपने स्वैप किया, आपका ओटीपी डाला, पिन या आपने पिन कार्ड डाला, और सर पिन डाला आपने, और सर ऐसे कैसे पेमेंट हो गया। तो सर अब पॉइंट आता है क्या, सर आपने तो 2000 की शॉपिंग करी बेटा, अब मेरा बैंक क्या करेगा, एचडीएफसी बैंक, जिसको बोलते हैं एक्वायरिंग बैंक। एक्वायरिंग बैंक क्या करता है बेटा, सर उस दूसरे बैंक से, आईसीआईसी बैंक से बात करता है कि तुम्हारा जो कस्टमर है मिस्टर चिराग, दैट चिराग इज एक्सेप्टिंग टू मेक पेमेंट ऑफ ₹2000 टू मिस्टर मंगल हु इज माय क्लाइंट। क्लियर? आपने कार्ड दिया है, आपने पिन डाला, मतलब आपने एक्सेप्ट किया, तो आईसीआईसी बैंक क्या करेगा, एचडीएफसी बैंक को वो फंड ट्रांसफर करेगा, और एचडीएफसी बैंक वो फंड मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। सर अल्टीमेटली फंड एक्वायर कौन कर रहा है? एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक को बोलते हैं एक्वायरिंग बैंक, और एक्वायरिंग बैंक ने कोई चार्जेस लिए, सर किसे लेगा? वो यशवंत मंगल से लेगा। कार्ड स्वैप जिस शोरूम वाले का हुआ है, जिस शोरूम वाले के यहाँ पे हुआ, जिसके पास पॉश मशीन थी, सर उसके लिए जो चार्जेस लिए उस चार्जेस पे जीएसटी लगता है। पर मोदी सरकार ने सर जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के यूज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बोल दिया क्या, कोई बात नहीं, अगर आपने सर इस तरह का ट्रांजेक्शन किया और वहां पे ट्रांजेक्शन वैल्यू इज अप टू ₹2000, जो शॉपिंग किया ना आपने वो 2000 रुपए तक का है, तो उसके लिए जो मेरे से मर्चेंट बैंकिंग चार्ज लिया, नॉर्मली 1% 2% होते हैं इस तरह के चार्जेस जो बैंक लेते हैं मेरे से, तो 2000 का 1% 20 रुपए, तो 20 रुपए भी जीएसटी एग्जाम किया हुआ बेटा। क्लियर? शॉपिंग अमाउंट अप टू ₹2000 है सर, पर ट्रांजेक्शन, सिंगल ट्रांजेक्शन जो है वो 2000 रुपए तक का है, तो उसके लिए जो मर्चेंट बैंकिंग चार्ज लिए होंगे एक्वायरिंग बैंक ने, जो एचडीएफसी बैंक ने मेरे से चार्ज लिए होंगे शोरूम वाले से, सर नॉर्मली 1% होता है ट्रांजेक्शन का, 1% कितना होता है? 20 रुपया, उस 20 रुपए भी जीएसटी एग्जाम्प्ट है सर। पर अगर यही जो आपने शॉपिंग किया होता, जो सिंगल ट्रांजेक्शन था, वो अगर 5000 रुपए का होता, तो ऐसे कैसे 5000 के लिए जो भी मेरे से जैसे 1% चार्ज अगर है तो 50 रुपीज जो चार्जेस बैंक लेगा मेरे से, उस चार्ज पे जीएसटी लगेगा बेटा। क्लियर? डन। अब सर एक सर्कुलर आया है, वो सर्कुलर भी हम समझते हैं बच्चों। सर्कुलर क्या है वो देखना ध्यान से सर। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, तो सर ऐसे केस में ध्यान दीजिएगा बेटा चिराग भाई, सर यहां पर जितने भी इन्होंने, भाई लाइव चल रहा है ध्यान दीजिए मालिक, जो एचडीएफसी बैंक ने मेरे से मर्चेंट बैंकिंग चार्ज लिए है उस चार्ज पे जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा अगर ट्रांजैक्शन का अमाउंट इज अप टू ₹2000। ठीक है बच्चों? अब एक खास बात सर, ये सर्कुलर जो आपको दे रखा है ये कट कर दीजिए, आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस से इसको उड़ा दिया गया है। ओके चलिए, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये रहा, ये जो सर्कुलर दे रखा है इसको कट कर दीजिए,
ये आपके सिलेबस से हट गया है बेटा। और अगर आपके पास जीएसटी पार्ट भी है तो जीएसटी पार्ट में से भी सर्कुलर को हटा दीजिएगा। जीएसटी पार्ट बुक नहीं है, समरी बुक है, उसमें से उड़ा दीजिए। ओके मालिक, चलिए सर अब आ रहा है क्या पॉइंट नंबर 6, सर्विसेज बाय द फॉलोइंग पर्संस इन रेस्पेक्टिव कैपेसिटीज। फर्स्ट, बिजनेस फैसिलिटेटर और अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने सर्विसेज दी है टू अ बैंकिंग कंपनी विद रेस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स रूरल एरिया ब्रांच, तो जीएसटी नहीं लगेगा। वापस से बोलता है बेटा मैं, सर अगर फॉलोइंग पर्सन है बिजनेस फैसिलिटेटर्स और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने, आई रिपीट, बिजनेस फैसिलिटेटर्स और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने सर अगर बैंक के रूरल एरिया ब्रांच के लिए सर्विसेज दी तो उसके लिए चार्जेस जो लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर क्या होता है, बैंक क्या करता है सर, रूरल एरिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर वहां पे पूरा पूरा ब्रांच खोलना इज वेरी डिफिकल्ट, तो वो अपने एजेंट ओपन कर देते हैं जिनको बोलता है आप जितना अकाउंट ओपन करवाएंगे उस पर आपको एक कमीशन मिलेगा। सर कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, सर ये सब काम वो बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू करवा सकते हैं अकाउंट होल्डर्स, उनको कमीशन मिलता है। तो जो कमीशन पे किया बैंक ने, वो बैंक की ब्रांच अगर रूरल एरिया की थी तो उस कमीशन के चार्ज पे जीएसटी एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्लियर? सेम वे सर बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने अपने अंडर एक एजेंट अपॉइंट कर दिया, अब एजेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, क्लियर? उसके लिए कमीशन वो चार्ज करेगा एजेंट किससे, बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से, तो सर उस पर भी जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा अगर वो रूरल एरिया वाली ब्रांच के लिए इंटरमीडिएट थे तो बेटा। ये सेम वे सर अगर इंश्योरेंस कंपनी के आप बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हो इन द रूरल एरिया तो ऐसे केस में भी चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। जो भी बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने कमीशन लिया, अपनी फीस लिया है किससे, इंश्योरेंस कंपनी से, इन द रूरल एरिया तो जीएसटी नहीं लगता बेटा। ओके मालिक, चलिए ये छोटा सा सेक्टर था एक बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज। आइए बच्चों सेम वे एक छोटा सा सेक्टर है कौन सा, इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज। अब इंश्योरेंस के केस में यहां पॉइंट 1 देखेंगे तो लगभग 18-19 सर यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसीज है सर जिनके प्रीमियम के अमाउंट पे जीएसटी एग्जम्प्ट रखा है। अब सर यहाँ पे क्या है, ये वो एरियाज है, वो सेक्टर्स है जिसमें गवर्नमेंट को इंश्योरेंस को प्रमोट करना था, इसलिए उसके प्रीमियम को सस्ता करने के लिए उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट कर दिया है। क्लियर? सर देखना ध्यान से, सर सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग स्कीम्स। फर्स्ट क्या है, हट इंश्योरेंस स्कीम, मतलब झोपड़ी। सरकार झोपड़ी के अंदर कौन रहता है बेटा, हट में कौन रहता है, गरीब आदमी। अब पहले से तो गरीब है, उसका वो इंश्योरेंस करा रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है, उस पर 18% जीएसटी लगा दे यार, कहाँ का इंसाफ। बस ये इमोशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया सर, हट इंश्योरेंस स्कीम के लिए जो प्रीमियम पे किया उस प्रीमियम पे जो जीएसटी पे किया उसका एग्जाम पे जीएसटी एग्जाम कर दिया। देन कैटल इंश्योरेंस अंडर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अर्लियर नोन एज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो सर उसके लिए जो प्रीमियम पे किया उस पर जीएसटी एग्जाम किया है। देन स्कीम फॉर इंश्योरेंस ऑफ ट्राइबल्स, जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एंड ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी। नाम देखिए सर, नाम से समझ में आ रहा है कि यस ये नीडी पीपल के लिए सर। ओके सर, फिर ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन, एग्रीकल्चरल पंप सेट एंड फेल्ड वेल इंश्योरेंस, प्रीमियम कलेक्टेड ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। अब ध्यान देना बेटा, नंबर ऑफ पॉलिसीज इतनी है कि पढ़ते पढ़ते लास्ट में जाते लगता है जीवन खराब हो गया अपना। तो पर सर पहली बात तो ये, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इसको याद करना है, नहीं याद करना है, आपको केवल ध्यान से रीड करना 2 बार, एग्जाम में क्लिक करेगा कि एग्जाम ठीक नहीं सर। अभी एक बार रीड करिए, मैं बता दूं एग्जाम्पल देके आपको। फिर रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जन आरोग्य बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पायलट स्कीम ऑन सीड क्रॉप इंश्योरेंस, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन कैटल इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम implemented by the trust which is constituted under the provisions of National Trust for Welfare of the Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act 1999 एंड सर वेस्ट बंगाल के अंदर बांग्ला शस्य बीमा योजना, जिसके अंदर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या करती है, खरीफ सीजन के अंदर जो क्रॉप होती है उसका इंश्योरेंस देती है, उसके प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, अभी सब नाम जब पढ़ते हैं अपने को पढ़ने के बाद लगता है जीवन बाद हो गया पता नहीं क्या, ऐसा नहीं बेटा, जस्ट बी स्ट्रॉन्ग मेंटली। रीजन बीइंग मैं आपको समझाता हूँ बेटा। बताइए कैटल इंश्योरेंस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार
योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना कैटल इंश्योरेंस, बताइए जीएसटी एग्जिम्ट है कि नहीं है? एग्जिम्ट है सर। ग्रामीण इंश्योरेंस पॉलिसी, जनता एक्सीडेंट जनरल पॉलिसी, सर ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सर ये ध्यान देना बेटा, ये सब नाम पढ़ते ही क्लिक करेगा एग्जिम्ट है कि नहीं सर। कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम, शस्य बीमा योजना, हाँ है ना भाई सर, ये सब के केस में जीएसटी एग्जिम्ट है। बताइए मुझे, स्टॉक इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस के नाम पढ़ा आपने? नहीं, ये टैक्सेबल है बेटा, ऐसे क्लिक करेगा आपको। सेम वे लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, सर देखना ध्यान से, फॉलोइंग स्कीम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आर ऑल्सो एग्जिम्प्टेड अंडर जीएसटी। फर्स्ट क्या है? जनरल बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज अप्रूव्ड बाय आईआरडीए हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कवरेज ऑफ ₹2 लाख। मतलब लाइफ इंश्योरेंस कवरेज 2 लाख तक का है यार। मतलब कोई इंसान गया तो उसकी फैमिली को 2 लाख रुपए तक का पैसा मिलने वाला है। 2 लाख, जीवन की वैल्यू 2 लाख रुपए लगाई सर एक तरह से, मतलब प्रीमियम बहुत कम होगा, गरीब आदमी सा भी है, इसलिए वो प्रीमियम के अमाउंट पे जीएसटी एग्जिम्ट किया बेटा। अगर यही लाइफ इंश्योरेंस कवरेज 3 लाख का होता, जैसे कि इसमें सर जो भी प्रीमियम आपने पे किया है इस इंश्योरेंस स्कीम के लिए, उस प्रीमियम पे जीएसटी क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। सर 2 लाख तक की इंश्योरेंस पॉलिसी होती लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट के केस में, तो जीएसटी एग्जिम्ट रहता। फिर वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो मैंने अभी पहले बोल दिया था अभी पूछते वक्त, है ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री वया वंदन योजना, इन सब के केस में जो प्रीमियम पे किया उन सब पे जीएसटी क्या कर दिया? एग्जिम्ट कर दिया, सो दैट गरीब लोग भी अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस का फायदा उठा पाए बेटा। फिर देखिए सर, क्या सर ये जो ऊपर हमने प्रीमियम पढ़ा सर, अच्छा चलो एक और पॉइंट है सर, ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम जिसका सारा का सारा प्रीमियम कौन पे कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट पे कर रहा है, तो प्रीमियम पे जीएसटी एग्जिम्ट पढ़ना सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अंडर इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम, एंटायर प्रीमियम इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। सर जैसे होता है ना सर, कोई इवेंट हो रहा है, वहां बहुत सारे स्टूडेंट आने वाले हैं, सबका इंश्योरेंस किसने कराया है? गवर्नमेंट ने कराया है, तो गवर्नमेंट को प्रीमियम जो चार्ज किया है इंश्योरेंस कंपनी ने, जीएसटी एग्जिम्ट है बेटा। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ री इंश्योरेंस ऑफ दी इंश्योरेंस स्कीम्स स्पेसिफाइड इन अबव 3 एंट्रीज, जो ऊपर हमने 3 पॉइंट पढ़े बेटा, और जो हमने 3 एंट्रीज पढ़ी उनका री इंश्योरेंस कराया तो उस पर भी जीएसटी क्या है? एग्जिम्ट है, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। यार ऊपर 3 पॉइंट मतलब ये पॉइंट, ये बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, फिर ये जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज, इन सब के प्रीमियम पे जीएसटी एग्जिम्ट है, तो इनका री इंश्योरेंस जिसने किया उस पर भी जीएसटी एग्जिम्ट है। एक सर्कुलर आया जो पूछता है क्या रेट्रोकेशन सर्विसेज जो होती है क्या उस पर भी जीएसटी एग्जिम्ट होगा? तो रेट्रोकेशन मतलब री इंश्योरेंस है ना भाई, तो सर ऐसे केस में उस पर भी जीएसटी क्या रहेगा? एग्जिम्ट रहेगा। ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया, पढ़ लीजिए। एज पर द आईआरडीएआई री इंश्योरेंस रेगुलेशन 2018, retrocession means reinsurance transaction whereby a part of the assumed reinsurance risk is further ceded to another Indian insurer or a cross border reinsurer। मतलब accordingly क्या हो गया बेटा? ये reinsurance का reinsurance clear, accordingly it is hereby clarified that the term reinsurance includes retrocession services also, और reinsurance अगर above स्कीम में कराया आपने तो उसका जीएसटी क्या रहेगा? एग्जिम्ट रहेगा। ओके मालिक, चलिए फिर क्या? सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना। सर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ये अटल पेंशन योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हो उस पर जीएसटी एग्जिम्ट है। अब सुनो बेटा, ये अटल पेंशन योजना क्या है, इसमें क्या फायदा है? मैं कोई एजेंट नहीं हूं ना, आपको एजेंट बनना है अभी के सर। इसमें बस ये ध्यान रखिए, जो भी प्रीमियम का अमाउंट है, जो भी कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है, उस पर जीएसटी एग्जिम्ट है, बस ये ध्यान रखना आपको। फिर तो दैट आपका टाइम वेस्ट नहीं हो जाए बड़ा पढ़ते पढ़ते। सर्विसेज बाय वे ऑफ collection of contribution under any pension scheme of any state government is also exempt from GST। फिर सर services of life insurance, अभी life insurance business provided by way of annuity under the national pension system, clear, उस पर भी GST exempt है, which is regulated by pension fund regulatory and development authority of India under the pension regulatory and डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। ठीक है, ये तो केवल अथॉरिटी का नाम दिया बेटा, अल्टीमेटली मेन बात क्या है? नेशनल पेंशन सिस्टम के थ्रू जो एन्यूटी के थ्रू आपने लाइफ इंश्योरेंस किया उस पर जीएसटी एग्जिम्ट। फिर मोस्ट रेस्पेक्टेड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले जो हमारे मैन पावर है सर, मोस्ट रेस्पेक्टेड, इनके लिए जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होती है लाइफ इंश्योरेंस, उस पर जीएसटी एग्जिम्ट पड़ा। सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड और अग्री टू प्रोवाइडेड बाय द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड्स
to members of the army, navy and air force respectively under the group insurance scheme of the central government। तो ऐसे केस में प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगेगा। फिर सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय द नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू देयर पर्सनल ऑफ कोस्ट गार्ड। ऊपर कोस्ट गार्ड कवर नहीं थे इसलिए अलग से डाला, और उसमें भी जो लाइफ इंश्योरेंस किया जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा। सेम वे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस किया है ग्रुप इंश्योरेंस फंड के थ्रू, उस पर भी जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है बेटा। फिर आ गया क्या, मिसलेनियस सर्विसेज। अब सर वो कुछ एग्जम्पशंस है जिसका इंडिविजुअल पॉइंट था बेटा, कोई अलग से ग्रुप नहीं था, इसलिए मैंने यहां पे अलग से डाल दिया है। सर आओ बच्चों, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न एज अ होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ इज आल्सो एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। जैसे सर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपना बिजनेस बेच दिया फॉर ₹6 करोड़, तो 6 करोड़ में अगर बिजनेस बेचा है तो सर बिजनेस में गुड्स भी है, बिजनेस में प्रॉपर्टीज भी है, बिजनेस में डेटर्स भी है, क्रेडिटर्स भी है, असेट्स भी है, लायबिलिटीज भी है, गुडविल वगैरह सब कुछ आ गया। अब ऐसे केस में मेरे मालिक तो बिजनेस एज ए होल बेचा है ना यार, तो सर न तो वो गुड्स की डेफिनेशन में आ रहा था, ना वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ रहा था सर, और एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस, वो सर्विस की डेफिनेशन में आ रहा था, इसलिए इस पॉइंट को यहां इंसर्ट करना पड़ा और बोल दिया क्या कि मालिक सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न एज अ होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, और उस पर कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। 6 करोड़ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा मेरे इस एग्जांपल में। आइए सर लॉयर्स एडवोकेट्स सरकार ध्यान देना बेटा, सर 2 मिनट के लिए मेरी तरफ ध्यान बेटा, बुक्स में नहीं, सो दैट आपको पूरा पॉइंट यहाँ फिट करूंगा, फिर लिंकिंग होगा बेटा। कुल मिला के सर मैं बोलता हूँ उसे ध्यान देना, बुक्स में नहीं, बुक्स में अपना समझ में आएगा। ऑल दी सर्विसेज ऑफ द एडवोकेट्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। मैं ऑब्वियसली लीगल सर्विस की बात ही कर रहा हूं आपसे बेटा, कि सर जो लॉयर सर्विसेज देते हैं अपनी लीगल सर्विसेज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ओके, बुक्स में ध्यान नहीं देना बेटा। एडवोकेट्स, फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स या सीनियर एडवोकेट्स। सीनियर एडवोकेट मतलब सर बाल साफ हो गए अब भाई, ओ सीनियर एडवोकेट ध्यान देना बेटा। सर काबिलियत उम्र की मोहताज नहीं होती सर, तो मालिक सीनियर एडवोकेट मींस एनी एडवोकेट हु हैज बीन गिवन दिस ये काबिलियत, उसको बताया, उसको रिकॉग्निशन दिया गया है एज अ सीनियर एडवोकेट, एंड ड्यू टू हिज क्वालिटी, उसकी वर्किंग स्टाइल की वजह से, उसके नॉलेज बेस की वजह से उसको ये रिकॉग्निशन दिया गया बाय हाई कोर्ट, एंड सर उसने उसको एक्सेप्ट किया, उसको बोलते हैं सीनियर एडवोकेट। ठीक है चलो, तो एडवोकेट हो, सीनियर एडवोकेट हो या सर फॉर्म ऑफ एडवोकेट हो, सर उसने जो भी सर्विसेज दी लीगल सर्विसेज, ऑल चार्जेस आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। केवल एक केस में टैक्स लगता है, अगर जिसको सर्विसेज दी वो रेसिपिएंट इज अ बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में सर एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो जीएसटी लगेगा। और खास बात वो भी RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा, और रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब देखा जाए तो एडवोकेट की सारी सर्विस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, केवल एक केस में टैक्स लगाया है, जब रेसिपिएंट इज अ बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन था, तो ही टैक्स लगेगा, और वो भी आरसी में लगेगा। मतलब कौन टैक्स पे करेगा, बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगा, मतलब एडवोकेट्स पर कभी जीएसटी की लायबिलिटी आएगी ही नहीं। एडवोकेट्स आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, क्योंकि उनपे या तो जीएसटी एग्जम्प्ट है या जब लगता है तो भी रिवर्स चार्ज लगता है, उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, इसलिए सर वहां पे रिवर्स चार्ज लगाया है। इनफैक्ट 2011 के आसपास लॉयर्स पे सर्विस टैक्स की बात कर रहा हूं, जब 2011 की बात कर रहा हूं मैं, सर सर्विस टैक्स पहली बार लगाया गया, पूरे इंडिया में स्ट्राइक कर दी सर, इतना स्ट्रॉन्ग है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में सारे कोर्ट्स बंद, स्ट्राइक सारे एडवोकेट्स ने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एडवोकेट्स आर हेल्पिंग द कोर्ट्स इन गिविंग जस्टिस टू द पब्लिक, इसलिए उनकी सर्विस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, सर्विस टैक्स नहीं लगना चाहिए, और उसी थीम को ध्यान में रखते हुए इसको जीएसटी में कंटिन्यू किया और बोल दिया क्या, ऑल सर्विसेज ऑफ एडवोकेट्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। एक केस में टैक्स लगेगा, वो भी कब, जब रेसिपिएंट इज अ बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो टैक्स लगेगा, वो भी RCM में लगेगा, एंड सर रेसिपिएंट यूनिट विल बी लायबल टू पे टैक्स, है ना। और सर एडवोकेट को टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है, ना उसको रजिस्ट्रेशन कराना बेटा। क्लियर, डन। अब एक और बात सर, अगर मान लो एक एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट, चलो मैं और समझाता हूं और अच्छे से, एक एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट ने सर्विसेज दी किसको,
सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एंटिटी को। अब गवर्नमेंट का टर्नओवर तो मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन होता ही है सर, तो वहां पे जीएसटी अलग से क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया और बोल दिया यहाँ पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन में आती है बेटा, इसलिए अलग से एग्जाम्शन दे दिया और बोल दिया कि कोई टैक्स पे नहीं करना है बेटा। एक और बात, अगर एक एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट ने दूसरे एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दी है, तो सर ऐसे केस में जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। अगर ये एडवोकेट्स आपस में सर्विस दे रहे हैं तो जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट। पर अगर सीनियर एडवोकेट ने किसी एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दी तो वहां जीएसटी लगाया है, पर सर यहां पर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी रेसिपिएंट माना जाएगा उस बिजनेस एंटिटी को जिसका केस वो सीनियर एडवोकेट फाइट कर रहा है बेटा। वापस समझाता हूं बच्चों आपको, जैसे कोई सीनियर एडवोकेट है बेटा, उसका कोई केस, सॉरी मान लो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसके कोई एडवोकेट है भाई साहब, कोई केस चल रहा था हाईकोर्ट के अंदर, एडवोकेट फाइल संभाल रहा था, पर केस अब ऐसे मुकाम पे आ गया है कि वहां पे उसको लगता है कि नहीं यार किसी सीनियर बंदे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मैटर हाई कोर्ट तक चला गया है, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, अब उसके बस की बात नहीं, उसने क्या किया, फाइल रेफर कर दी कहां पे, सीनियर एडवोकेट के। होता ना ऐसा सर, डॉक्टर्स के केस में भी होता है। नॉर्मल डॉक्टर से अगर पेशेंट का प्रॉब्लम कुछ और है या भारी लेवल का प्रॉब्लम है तो बोलता ना मेरे से, मेरे हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटी नहीं है, आप आगे जाइए, यहाँ पे जाइए। ऐसे ही नॉर्मल एडवोकेट ने क्या किया, सीनियर एडवोकेट को फाइल रेफर कर दी। अब सीनियर एडवोकेट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू नॉर्मल एडवोकेट एंड नॉर्मल एडवोकेट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अब यहां पर सीनियर एडवोकेट का जो बिल होगा उस पर जीएसटी लगेगा, पर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी रेसिपिएंट किसको मानेंगे, इस बिजनेस एंटिटी को मानेंगे, रेसिपिएंट विल बी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इस एग्जांपल में, एंड सर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसलिए सीनियर एडवोकेट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एडवोकेट, उसको जीएसटी लगाया, पर उसमें रेसिपिएंट किसको मानेंगे, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को, उस क्लाइंट को, उस बिजनेस एंटिटी को रेसिपिएंट माना जाएगा जिसका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट था, एंड सर जिसका केस वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन दी कोर्ट। और वैसे भी इनकी फीस करोड़ों रुपए की होती है सर, एक एक केस में सर करोड़ों रुपए लेते हैं सीनियर एडवोकेट, छोटा बड़ा काम नहीं करते। ओके, तो जो बिजनेस एंटिटी होता है वो भी बड़े हाथी होते हैं सर, तभी जाके ये लोग सीनियर एडवोकेट हायर कर पाते हैं। मालिक चलिए सरकार, ये हो गया सीनियर एडवोकेट वाला पॉइंट, ये हो गया आपका नॉर्मल एडवोकेट वाला पॉइंट। अब एक पॉइंट बचता है बेटा, क्या, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सेम पॉइंट जो मैंने बताया वही यहाँ पे अप्लाई होता है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है सर, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। सर कुछ एडवोकेट्स मिलके अपना खुद का एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ओपन कर लेते हैं, जिसके अंदर ये लोग सारे एडवोकेट मिलके सर कोई डिसीजन लेते हैं, कोई जजमेंट देते हैं। क्लियर? वहां पे क्या होता है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है सर, वहां पे दोनों पार्टी एग्री करती है उनको। क्लियर? तो ऐसे केस में वो भी फीस चार्ज करते हैं अगर आपने आउट ऑफ द कोर्ट इस तरह से सेटलमेंट करवाया है तो। ओके, तो सर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो फीस ले रहा है लोगों से उस पर जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट। अगेन सिंगल लाइन बताता हूं बेटा मैं, ऑल चार्जेस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। केवल एक केस में टैक्स लगता है, कब, जब रेसिपिएंट इज अ बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ही टैक्स लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और रेसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। क्लियर? सेकंड थिंग सर, अगर इन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विस दी, जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट। क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। ये एडवोकेट वाला पॉइंट भी खत्म होता है अब। ओके मालिक, आइए बच्चों नेक्स्ट है क्या, पॉइंट नंबर 3, सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। सर स्पाइडरमैन देखा क्या आपने, क्या करता है सर, अरे झाल बिछाता है, गर्लफ्रेंड पटाता है, वो अलग बात है मालिक। आफ्टर जब वो अपने स्पाइडरमैन की जो यूनिफॉर्म होती है उसके बाद वो क्या काम करता है, ही इज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। वो फोटोग्राफ वगैरह लेके आता है जिसकी वजह से न्यूज़पेपर वाले उसको सर फीस देते हैं। वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो होते हैं वो जो भी चार्जेस ले रहे हैं उस पर जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट। ओके चलिए सर, अब पब्लिक लाइब्रेरीज चंद्र बेटा, आप भी कई बार लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करी होगी, लाइब्रेरी वाले वहां बैठ के जो पढ़ाई कर रहे हैं उनसे चार्जेस लेते हैं मंथली बेस पे, वो एग्जाम नहीं है। क्लियर? या एग्जाम क्या हो देखना सर, अगर लाइब्रेरी वाले लैंडिंग ऑफ बुक्स, बुक लैंडिंग कर रहे हैं जिसके लिए चार्जेस लिए, लैंडिंग ऑफ बुक्स, पब्लिकेशन और एनी नॉलेज एनहांसिंग कंटेंट और मटेरियल, उसके लिए जो रेंट लिया इन्होंने, लैंडिंग चार्ज लिया, उस पर जीएसटी क्या है, एग्जाम डेबिट।
वहां जाके रोज आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके लिए मंथली पास बनाया, चार्जेस पे किए, वो चार्जेस एग्जाम नहीं है सर। लाइब्रेरी वालों का टर्नओवर अगर मोर देन 20 लाख होगा तो जीएसटी लगेगा उस पर सर। 20 लाख या उससे कम है तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा उन्होंने जीएसटी में, इसलिए टैक्स नहीं लगाया होगा। अदरवाइज दो सर्विसेज आर टैक्सेबल बेटा। ओके, पर सर लैंडिंग ऑफ बुक्स वगैरह पे जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट। आइए बच्चों, अगर कोई बिजनेस एग्जीबिशन आउट ऑफ इंडिया हो रहा है बेटा, अगर कोई बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया हो रहा है और वहां पे जाके आपने अपनी स्टॉल बुक कराई है, आप हो बिजनेस एग्जीबिटर, बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया सिंगापुर में हो रहा है, वहां पे जाके अगर आपने अपनी स्टॉल बुक कराई है, स्टॉल बुकिंग के चार्जेस पे किए, तो those charges will be exempt from GST। जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, उससे इंडिया का बिजनेस प्रमोट होगा आउट ऑफ इंडिया जाके, इसलिए इसको एग्जेम्प्ट किया है बेटा। आइए बच्चों, पॉइंट नंबर 6। अरे हमने पढ़ा है एओपी बीओआई और उसके मेंबर्स दो अलग अलग पर्सन होते हैं बेटा। सर एओपी बीओआई और उसके मेंबर्स दो अलग अलग पर्सन होते हैं, तो सर एओपी बीओआई ने जो मेंटेनेंस चार्ज लिए, सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज होता है ना सर, हाउसिंग सोसाइटी, गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी है ना सरकार, तो उन्होंने सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज लिए, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस लिए, या किसी भी नाम से बोल दो बेटा, तो वो सब चार्जेबल टू जीएसटी होते हैं, क्योंकि एक तरह से क्लब इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मेंबर्स, उसके लिए मेंबरशिप फी ली इन्होंने बेटा। पर ये तीन केसेस में जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट मेंबरशिप फी के अमाउंट पे सरकार रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन बोल दो, मेंबरशिप फी बोल दो, कुछ भी नाम दे दो बेटा। अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी अपने मेंबर से जो कंट्रीब्यूशन ले रहा है, मेंबरशिप फी ले रहा है, उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा, अगर वो एओपी बीओआई इज अ ट्रेड यूनियन। इफ इट इज अ ट्रेड यूनियन तो ऐसे केस में जो चार्जेस लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेकेंड, सर अगर कोई सर्विस ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है और वो सर्विस अगर एओपी बीओआई ने प्रोवाइड करी है, तो उसके कंट्रीब्यूशन के अमाउंट पे भी जीएसटी का हो जाएगा एग्जेम्प्ट। जैसे मेडिकल कैंप लगवाया बेटा, अब सोसाइटी ने मेडिकल कैंप लगवाया साहब, डॉक्टर्स ने सोसाइटी को चार्ज किया, डॉक्टर की सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, हेल्थ केयर सर्विस हम पढ़ चुके बेटा। अब सोसाइटी चार्ज कर रहा है किससे, मेंबर से, तो सर सोसाइटी तो कोई हेल्थ केयर अपना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है ना बेटा, पर सिंस ऐसी किसी सर्विस के लिए उन्होंने रीइंबर्समेंट लिया जो सर्विस ऑलरेडी क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो ऐसे केस में इनके चार्जेस जो इन्होंने रीइंबर्समेंट लिया उस पर भी जीएसटी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। लास्ट सर हाउसिंग सोसाइटी, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, आरडब्ल्यूए, मालिक आरडब्ल्यूए, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, हाउसिंग सोसाइटी, इसने जो पर मेंबर पर मंथ, पर मेंबर मतलब एक फ्लैट को एक मेंबर मानते बेटा, अगर मेंबरशिप फी अप टू ₹7500 पर मंथ पर मेंबर है, तो मेंबरशिप फी के अमाउंट पे जीएसटी क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट। और यही मेंबरशिप फी अगर 8,000 रुपए होती तो पूरे 8,000 पे जीएसटी लगता है बेटा। सर पर मंथ पर मेंबर है बेटा, ये मेंबरशिप फी अप टू ₹7500 है तो जीएसटी नहीं लगेगा। सरकार ध्यान देना बेटा, अगर आपके दो फ्लैट है और आप अगर मान लो सर 14,000 पे कर रहे हो, इट मींस पर मंथ पर मेंबर कितना है, 7,000 है। दोनों फ्लैट का मिला के 14,000 था, तो 7,000 रुपए ही मानेंगे पर फ्लैट था पर मेंबर, तो सर उस 7,000 रुपए पे जीएसटी नहीं लगेगा, पूरे 14,000 पे जीएसटी नहीं लगेगा इस एग्जांपल। ओके सर, ये सर्कुलर भी दे रखा है, देखना अगर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का एनुअल टर्नओवर मोर देन 20 लाख रुपए है तो ही जीएसटी की बात आएगी। लेस देन 10 लाख है, लेस देन 20 लाख है, 20 लाख या लेस देन 20 लाख है, तो सर मेंबरशिप फी कुछ भी हो, इट इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं। मतलब मोर देन 7500 हो या लेस देन 7500 हो, ये एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी नहीं सर। मोर देन 20 लाख अगर टर्नओवर है, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, तो 7500 या उससे कम अगर मेंबरशिप फी, तो जीएसटी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट। मोर देन 7500 तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, दैट्स इट सरकार। फिर अगर आपको पता है सोसाइटी के आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी लग रहा है, सोसाइटी ने जो इनवर्ड सप्लाई लिया, जैसे लिफ्ट मेंटेनेंस सर्विसेज ली, सोसाइटी ने सिक्योरिटी सर्विसेज ली, कोई कैपिटल गुड्स खरीदा, कोई कैमरा खरीदा, इन सब के चार्जेस पे जीएसटी लगता है और इनका आईटीसी भी इनको मिलेगा, कोई तकलीफ नहीं कि आपको पता 10 का क्रेडिट क्यों मिला, मेरे सेल पे टैक्स लग रहा है, परचेज पे टैक्स पे क्या उसका क्रेडिट मिल जाएगा। फिर 2 या 2 से ज्यादा फ्लैट है तो पर फ्लैट देखना है बेटा आपको, देख लिया मैंने, बता दिया एग्जाम्पल आपको। लास्ट सर अगर मान लो 9,000 रुपए मेंबरशिप फी है तो पूरे 9,000 रुपए जीएसटी लगेगा।
क्लियर, ऐसा नहीं कि 7500 से जो ऊपर है उसी पे जीएसटी लगेगा, ऐसा नहीं है, पूरे 9000 पे जीएसटी लगेगा। ओके चलो सरकार, आइए पॉइंट नंबर 7। मालिक अगेन, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो सर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल लेबर या फार्मर्स का जो एसोसिएशन होता है, जो एओपी बीओआई होती है सरकार, उनके लिए पॉइंट आया और बोल दिया क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी registered under any law for the timing in force engaged in activities relating to welfare of industrial or agriculture farmer or laborers। तो सर इनका जो एसोसिएशन बना हुआ है उसने जो भी मेंबरशिप फी ली, कितनी भी ली, जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट। सेकंड सर, अब इंडिया की जितनी भी क्लब है, जितने भी एसोसिएशन बन सकते हैं, उन सबको यहाँ पे कवर करके बोल दिया क्या, अगर पर ईयर पर एनम मेंबरशिप फी इज अप टू ₹1000 तो जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब देखना सर, वो एओपीबीओआई किसके लिए बनी हुई है, फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सब कवर हो गया बेटा। फिर कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, चैरिटेबल एक्टिविटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट टू इट्स ऑन मेंबर्स अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मेंबरशिप फी अप टू एन अमाउंट ऑफ ₹1000 पर मेंबर पर ईयर, तो जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब सारे एओपीबीओआई सब इसमें ओके डन। आओ बच्चों, सर अब कुछ पॉइंट और बचे बेटा। सरकार ध्यान देना बेटा, आपने नाम सुना होगा गिफ्ट सिटी गुजरात, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। सर ये मल्टी सर्विसेज एसईजेड, सर इंडिया को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब बनाने के लिए हिंदुस्तान कई सारे प्रयास कर रहा है। उसमें वन ऑफ द एक्शन इज गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात, जिसको मल्टी सर्विसेज एसईजेड बनाया गया है, जहां से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडिया के लोग आउट ऑफ इंडिया वाले क्लाइंट्स को। तो सर दोज आर इंटरमीडिएट्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बोल दिया क्या, मल्टी सर्विसेज एसईजेड में जो भी इंटरमीडिएट्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, वो लोग जो सर्विसेज अपने इंटरनेशनल क्लाइंट को दे रहे हैं, उसके लिए जो फीस लिया होगा उन्होंने, उस पर जीएसटी क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया। जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हो गई, फंड मैनेजमेंट हो गया, क्लियर, ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट हो गया, ये सब सर्विसेज जो ये लोग देते हैं उस पर जीएसटी एग्जाम किया, पढ़ना बेटा। Services by an intermediary of financial services located in multi-services SZ having a IFSC status, International Financial Service Center status दिया हुआ है उनको, multi service SZ में जो located उनको। इन्होंने सर्विसेज दी टू अ कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज इन करेंसीज अदर देन इंडियन रुपीज। तो जो फीस इन्होंने ली उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज जो मैंने बोला, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, असेट मैनेजमेंट सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट सर्विसेज एटसेट्रा। ये एग्जांपल से केवल आपको समझाने के लिए, जिनके चार्जेस पर जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है बेटा। क्लियर, इसी के साथ भारत माता की जय, पॉइंट खत्म होता है। अब एंड सर आइए नोट्स, the above services are exempted from CGST, SGST and IGST by virtue of notifications issued under respective acts। क्लियर सर, जो एलएलपी है तो ध्यान देना बेटा, जहां जब भी पूरे एग्जामिनेशन लिस्ट में पार्टनरशिप फर्म काम आया है वहां एलएलपी भी रेफर किया जाएगा। के सर आओ बच्चों, सरकार आइए दो सर्कुलर्स और पढ़ते बेटा हम लोग। सरकार देखना ध्यान से, 3 सर्कुलर्स है सर, के ध्यान से पढ़ना, मस्त पॉइंट है सर तीनों। सबसे पहला पॉइंट, गेस्ट एंकर्स। आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पे सर कई बार डिबेट शो होते हैं, कई सारे ऐसे शो होते हैं जिसपे अच्छे से एंकर्स को बुलाया जाता है सो दैट वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाए और पब्लिक के साथ शेयर कर पाए। तो जो गेस्ट एंकर्स होते हैं दोज आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द न्यूज चैनल। जो एम्प्लॉय होते हैं बेटा एंकर्स वगैरह, उनको जो सैलरी मिलता है वो तो सप्लाई ही नहीं है। अब गेस्ट एंकर्स को जो ये कंसिडरेशन दे रहे हैं, जिसको ऑनरेरियम बोल दो, कोई भी फीस बोल दो बेटा, क्लियर। तो इट्स अ प्रोफेशनल फी चार्ज बाय गेस्ट एंकर्स टू द न्यूज चैनल्स। सर हमने पूरा मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट पढ़ लिया, कई एग्जामिनेशन नहीं मिला, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। बात खत्म बेटा, क्लियर। हाँ, अगर उस गेस्ट एंकर का खुद का ही एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू ₹20 लाख, तो ऐसे केस में वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए उसको टैक्स पे नहीं करना, एक अलग बात है सर। अदरवाइज सर्विस इज टैक्सेबल बेटा। के चलिए सर, फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस, कंपनसेशन एंड पेनल्टी अराइजिंग आउट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर प्रोविजंस ऑफ द लॉ, उसके लिए सर्कुलर है। बड़ा सुंदर सर्कुलर है सरकार, बड़ा अच्छा सर्कुलर है, इसका इफेक्ट है इंडस्ट्री के अंदर, बड़ा काम का सर्कुलर है मालिक। क्या बोलता है ये,
सर मैंने आगे शेड्यूल 2 जब पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि मेगा एग्जीबिशन के एंड में सर्कुलर आके बताऊंगा, बड़ा सुंदर बहुत काम का इंडस्ट्री के अंदर ये वाला पॉइंट है। सर एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, जिसको शेड्यूल 2 में सप्लाई के स्कोप में डाला हुआ है शेड्यूल 2 के हिसाब से। सर आया ना? अब क्वेश्चन आता है क्या, एज पर शेड्यूल नंबर 2 पैरा नंबर 5 क्लोज नंबर ई ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, पर आपको पता है शेड्यूल 2 के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स तभी कहलाएगा जब वो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 के हिसाब से सप्लाई होना चाहिए। अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा तो ही तो शेड्यूल 2 की बात आएगी, और सप्लाई की डेफिनेशन कब आएगा, जब सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में कवर होगा। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर ए बोलता है क्या, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन। ध्यान से सुनना बात को सर, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन होगा तो सप्लाई होगा, कंसीडरेशन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा। नाउ पॉइंट कम्स क्या कि सर क्या आपने कोई लॉ वायलेट किया है, ट्रैफिक रूल्स आपने वायलेट किए, पुलिस वालों ने आपको पकड़ा सर और आपसे फाइन चार्ज किया। आप मुझे बताओ जो फाइन आपने गवर्नमेंट को पे किया है, क्या आपने कोई फीस पे करी है? गवर्नमेंट ने कोई सर्विस दी आपको जिसकी वजह से आपने फीस पे करा है? आप मुझे बताओ आपने कोई कानून तोड़ा है उसके लिए कोई फाइन पेनल्टी पे किया है? क्या गवर्नमेंट को आपने फीस दिया है कि ठीक है सर आपने गवर्नमेंट ने एक तरह से कानून आपने तोड़ा है, कानून उसको सहन करने की सर्विसेज आपको दी इसलिए आप फीस दे रहे हो? इज इट अ फीस? नो, नेवर। इट्स अ फाइन पेनल्टी विच इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय यू, अगर आपने कोई इस तरह का लॉ वायलेट किया है तो बेटा। तो आपसे मनी रिकवर किया है एंड प्योरली गिविंग द मनी डजंट मीन कि ये ऑलवेज कंसिडरेशन ही है। सो देयर शुड बी अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन सप्लायर एंड रेसिपिएंट। Supplier should provide some services or goods, against that recipient is paying some fees. क्लियर? सर कोई फीस नहीं दिया आपने गवर्नमेंट को इसीलिए वो सप्लायर के स्कोप में नहीं आता, वो कंसिडरेशन नहीं है। जब कंसिडरेशन नहीं तो सप्लाई नहीं, सप्लाई नहीं तो जीएसटी की बात आती नहीं। सेम वे अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है उसके लिए लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्ज हुए बेटा। कोई कंपनी से आपने रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ढंग से परफॉर्म नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया साहब, उसके लिए कंपनी ने लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्ज किए, तो क्या आपने कोई फीस पे करी क्या यार? इट इज नॉट अ फीस, इसलिए सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा क्योंकि वो कंसीडरेशन ही नहीं है। ये सर्कुलर ने समझाया है बच्चों। थोड़ा डिटेल में और बात कर लेते हैं सर। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट का एग्जांपल नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एरिया के अंदर आप कुरियर का बिजनेस करते हो। अब कुरियर का बिजनेस आप करते हो, आपने सर अच्छा बिजनेस जमा रखा है, उस एरिया के अंदर मैं भी कुरियर का बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपने मुझे बोला भाई मंगल 10 लाख रुपए रख साल के, तू इधर बिजनेस मत करिए वाला, क्योंकि तू अगर इस बिजनेस में आया इस एरिया का बिजनेस हमारा डिस्टर्ब कर देगा। आपसे मैंने नॉन कॉम्पीट फीस 10 लाख रुपए लिया है, यस मैंने एग्री किया टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट फॉर अ कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन है बेटा, कोई फाइन पेनल्टी नहीं है सर। यस इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी और उस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर? सेम वे एक और एग्जांपल देता हूं बेटा मैं। जैसे कोई बिल्डर है बेटा, बिल्डिंग बना रहा है, मान लो 15 फ्लोर का उसको परमिशन मिला हुआ है बिल्डिंग बनाने का, पर आसपास के जो एरिया के लोग हैं वो उसको बोलते हैं क्या बिल्डर तू केवल 10 फ्लोर ही बना, 15 फ्लोर मत बना, जो 5 फ्लोर है वो मत बना। बिल्डर बोलता भाई समाज सेवा करने पैदा हुआ क्या, 5 फ्लोर नहीं बनाओ, मेरी कमाई कैसे निकलेगी? सर आसपास के लोगों ने बोला ये ला 10 करोड़ रुपए, बस 10 CR उसको पे किया सर, और उसने बोला ठीक है साहब नहीं बनाएंगे नेक्स्ट 5 फ्लोर, सो दैट आसपास के एरिया के लोगों को सब फ्रेश एयर मिल पाए, सनलाइट मिल पाए, सब कुछ हो पाए। सर 10 करोड़ जो बिल्डर ने एग्री किया टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस और उस पर जीएसटी लगेगा। ओके सर, सेम वे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बेटा। सेम वे अब सेकंड देखिए, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट एक पार्ट हो गया बेटा। सेकंड टू टॉलरेट एन एक्ट, ये रहा एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन। सर टॉलरेट करने के पैसे मिले, चार्जेस पे जीएसटी लगेगा, है ना। फॉर एग्जांपल किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी में
कोई स्कूल है सर जहां पे मॉर्निंग इवनिंग में प्रेयर होती है सर, हाँ जहां मॉर्निंग इवनिंग सर मॉर्निंग में प्रेयर होती है सर, और वहां पे उस एरिया में लाउड स्पीकर बजाना बंद है सर, पर स्कूल को प्रेयर करनी है साहब, स्पीकर पे करनी है सर। तो स्कूल ने आसपास सोसाइटी वालों से बात किया, आप प्लीज टॉलरेट करेंगे? सोसाइटी ने बोला हम 10 लाख रुपए लेंगे साल के। स्कूल ने बोला डन। सो सोसाइटी ने टॉलरेट करने के लिए 10 लाख रुपए लिए। यस इट इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस, जीएसटी लगेगा, ये कोई फाइन पेनल्टी नहीं है सर, एग्री किया हुआ है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। सेम वे मेरी दुकान के बाहर कोई पानीपुरी की स्टॉल लेके खड़ा है वो मेरे से परमिशन ले रहा है कि साहब मैं आपकी दुकान के बाहर पानीपुरी की स्टॉल लगा दूं क्या? मैंने बोला साहब मेरी दुकान के बाहर नहीं, मेरे कस्टमर डिस्टर्ब होते हैं। उसने बोला 10,000 रुपये मंथली दूंगा। मैंने कहा डन 10,000 की मेरी कमाई नहीं सर महीने की। तो सर उसने बाहर खड़े रहने के 10,000 रुपये दिए मेरे को क्यों? मैंने एग्री किया टू टॉलरेट एन एक्ट, उसकी दुकान को मैं टॉलरेट करूंगा मेरे रोज मॉर्निंग में, इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, और यस जीएसटी लगेगा। क्लियर? एक और एग्जांपल, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट। सर जैसे कोई रेजिडेंट सोसाइटी है बेटा, उसके आसपास कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है, फैक्ट्री है सर, उसने पॉल्यूशन इक्विपमेंट लगा रखा है अपनी फैक्ट्री के अंदर सो दैट पॉल्यूशन कम हो, और वो लगा रखा है उससे लिमिट के अंदर ही पॉल्यूशन होता है जो अलाउड है। पर सोसाइटी वालों ने बोला नहीं, वी नीड जीरो एमिशन। इंडस्ट्री वालों ने बोला भाई साहब मैं तो जो लिमिट में उतना काम कर सकता हूँ, जीरो नहीं कर सकता। सोसाइटी ने बोला हम तो 10 लाख रुपए देंगे साल के। बोला डन। वो ऐसी आउट ऑफ इंडिया से मशीन लेके आया जिससे पॉल्यूशन जीरो हो गया। 10 लाख रुपए में उसने एग्री किया कि जीरो एमिशन हो जाएगा साहब। अगेन सर एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस, और उस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर? तो यहां पे क्या हो रहा है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन सप्लायर एंड रेसिपिएंट फॉर अ कंसिडरेशन काम हो रहा है। अब सर आपने क्या किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके लिए कोई लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्ज किया, कोई पेनल्टी चार्ज किया क्योंकि आपने लॉ वायलेट किया, आपने पॉल्यूशन नॉर्म्स वायलेट किए या कोई दूसरा कानून तोड़ा, उसके लिए पेनल्टी चार्ज हो गया। सर अगर मान लो आप माइनिंग का काम करते हो, आपको एक लिमिटेड एरिया में बोला इतना ही एरिया माइनिंग करना, आपने अंदर अंदर इतनी खुदाई कर दी, इतना माइनिंग कर दिया, पूरा एरिया सर साफ कर दिया आपने, सर उसकी वजह से आपको कोई फाइन चार्ज कर दिया, पेनल्टी चार्ज कर दिया बेटा। क्लियर? आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था 5 साल का, एम्प्लॉयर ने बोला था 5 साल तक छोड़ के मत जाना, तुम पे बहुत खर्चा कर रहा हूं मैं, अगर छोड़ के गए तो 10 लाख रुपए आपको सर कॉन्ट्रेक्चुअल फीस देना पड़ेगा। बॉन्ड आया ना भाई, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, आपसे 10 लाख रुपए रिकवरी किया किसने? एम्प्लॉयर ने, सो दैट वो दूसरे एम्प्लॉय को ढूंढ के ला पाए। यार इतना ट्रेनिंग करने का खर्चा लगता है उसको, तो ये सब फाइन पेनल्टीज है, आया ना भाई। सर इन सब पे गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, ये सब फाइन पेनल्टीज आर नॉट इन दी फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन। जैसे बैंक में चेक बाउंस हो गया, अब चेक बाउंस होने पर आपके चार्जेस काट लिए बैंक ने बेटा, तो जो चार्जेस वो क्या है, उन्होंने एक पेनल्टी चार्ज करी, क्योंकि बैंक ने क्या किया है, चेक डिसऑनर हुआ है, उसने एक्सेप्ट किया इसको। क्लियर? उनको पैसा नहीं आया और चेक बाउंस हो गया, उन्होंने सारा काम तो कर दिया अपना, पता पड़ा एंड में पैसा ही नहीं आया, फाइन चार्ज किया। इट इज नॉट अ फीस, बैंक इज नॉट प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज कि आप चेक बाउंस कराओ, हम सर्विस हम फीस चार्ज करेंगे आपसे, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? सो ऑल दीज आर such payments are merely flow of money and are not a consideration for any supply. Hence such activity will not constitute supply and will not be chargeable to GST. Clear? Done. अब आइए एक और पॉइंट, लेट पेमेंट फी और सरचार्ज। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या, अगर किसी क्लाइंट किसी सप्लायर ने अपने क्लाइंट से सर डिलेड पेमेंट के लिए कोई लेट पेमेंट फी, लेट पेमेंट सरचार्ज चार्ज कर लिया, तो दैट सरचार्ज विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई, लेट पेमेंट फी विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई, उन सबको वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। और सर जो सप्लाई किया है उस पर जीएसटी अगर लगता होगा तो लग जाएगा, एग्जम्प्ट तो नहीं लगेगा सर। जैसे सर लाइट का बिल है, सर लाइट के बिल पे जीएसटी नहीं लगता बेटा, आपने लाइट का बिल लेट जमा कराया, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज ले लिए, तो वो भी कंसिडरेशन का पार्ट बन गया। अब लाइट बिल पे जीएसटी नहीं लगता तो उस लेट चार्ज पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? मैंने मार्कर बेचा है, पेंसिल बेची है, लेट पेमेंट आपने किया है, सर मैंने डिलेड पेमेंट चार्जेस आपसे ले लिए, तो मार्कर की वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। अब मार्कर पर जीएसटी लगेगा तो उस पर भी जीएसटी लग जाएगा बेटा। ओके चलिए सरकार, तो इट शुड बी असेस्ड एट द सेम रेट एज द प्रिंसिपल सप्लाई। जो मेन सप्लाई है उसी में क्लासिफाई कर देंगे सर। फिर फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस फॉर पावर। क्या होता है सर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जब होती है सर, उसमें देखना एक तो वेरिएबल चार्ज होते हैं सर, जितनी यूनिट आपने कंज्यूम करी उतना चार्जेस, और एक होता है फिक्स चार्ज, कि आप लाइट कंज्यूम करो मत करो इतना तो चार्ज लगेगा लगेगा। तो ये कोई पेनल्टी नहीं है यार, मिनिमम लोड चार्जेस है,
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अल्टीमेटली आपको पूरा कनेक्शन दे रही है, लाइट सप्लाई कर रही है सर। तो मिनिमम चार्जेस फॉर पावर जो होते हैं, फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस होते हैं, ये कोई फाइन पेनल्टी नहीं होता है। इट इज अ नॉर्मल कंसिडरेशन विच इज पेड टू सप्लाई द गुड्स, सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्लासिफाई होगा, पेनल्टी फाइन में क्लासिफाई नहीं होगा। और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, तो इन फिक्स्ड कैपेसिटी चार्ज पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। लास्ट, कैंसलेशन चार्जेस। जैसे फ्लाइट का टिकट हो गया सर, या आपका ट्रैवल का कोई भी टिकट हो गया, या आपने होटल में कोई रूम बुक कराया और अल्टीमेटली बाद में क्या कर दिया, कैंसिल। तो ऐसे केस में कैंसलेशन चार्ज जो लिए, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, ये कोई फाइन पेनल्टी नहीं है सर। क्योंकि एक टूर ऑपरेटर ने आपका टूर पूरा बुक कर दिया, लास्ट में आके बोलते हो नहीं जाना है, तो सर ऐसे केस में उसने अपना काम तो पूरा कर दिया ना यार, सारे खर्चे उसने कर दिए। क्लियर? तो इसलिए वो सर्विस चार्ज होते हैं उसके बेटा, इट इज चार्जेबल टू जीएसटी, ऐसा गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया। और सर सेम रेट जो एप्लीकेबल होती है ऑन द एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मान लो टूर का, तो टूर पे जो रेट ऑफ टैक्स है वही कैंसलेशन चार्ज पे भी लगेगा। ओके, चलिए सरकार, सर ये सर्कुलर खत्म होता है। अब आओ बच्चों, एक और लास्ट सर्कुलर है, नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज। अब ये क्या होता है मालिक? एनसीबी नो क्लेम बोनस, मैं तुम्हें समझाता हूं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी, क्या लिखता हूं चलो, आपने किसी कार का इंश्योरेंस कराया, उसके लिए आपने प्रीमियम पे किया रुपीज 1 लाख। ओके मालिक, अब 1 लाख जो प्रीमियम पे किया है, इस पे जीएसटी लगेगा। कार का इंश्योरेंस, उसका प्रीमियम, प्रीमियम पे जीएसटी लगेगा। ओके मालिक, अब सेकेंड ईयर में क्या होता है, आपने 1 साल का इंश्योरेंस कराया बेटा। सेकेंड ईयर में जब उसी कार का आप री इंश्योरेंस कराते हो, क्या कराते हो बेटा? री इंश्योरेंस। तो अब मान लो प्रीमियम में कितना बेटा? 90,000। 90,000 क्यों? क्योंकि कार का भी डेप्रिसिएशन होता है बेटा, तो इंश्योरेंस का अमाउंट भी कम हो जाएगा बेटा। अब इसमें इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है बेटा, कि जैसे आपने लास्ट ईयर प्रीमियम पे किया 1 लाख और आपने कोई क्लेम नहीं लिया, आपने इंश्योरेंस कराया था क्यों? कि कल को कुछ कार का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कार को कोई डैमेज होता है, तो वो इंश्योरेंस में कवर हो जाए और उनको पैसे मिल जाए। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो सर आपने कुछ क्लेम लिया ही नहीं। क्लेम नहीं लिया तो आपका दिल दुखता है, 1 लाख रुपए खर्चा हुआ और हमको कुछ मिला भी नहीं सर। तो उसके एवज में इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि नेक्स्ट ईयर जब आप प्रीमियम अपनी कार का इंश्योरेंस रिन्यू कराओगे, तब हम आपको कुछ डिस्काउंट दे देंगे, जिसको बोलते हैं क्या? नो क्लेम बोनस। 5,000 रुपए का नो क्लेम बोनस दिया उन्होंने। तो वो क्या करते हैं बेटा, कि अगर आपने पिछले साल कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया था, तो हमारा कुछ खर्चा नहीं हुआ, तो हम 5,000 रुपए का आपको डिस्काउंट दे देंगे। इन दी नेक्स्ट ईयर का रिन्यूअल ऑफ द इंश्योरेंस जो आता है 5,000 रुपए, सर आपसे अल्टीमेटली 85,000 ही क्या लिया, नेट प्रीमियम चार्ज किया 85,000। अब क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? 2 इश्यू आए। फर्स्ट इश्यू, ये जो 5,000 रुपए है, क्या इसको ये मानेंगे कि सर आपने एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी ने आपको फीस दी 5,000 रुपए की, क्यों? क्या आपने कोई क्लेम नहीं लिया? तो क्या ऐसा मानेंगे? सर्कुलर आया इस पे, क्या ऐसा मान लेंगे कि सर एक तरह से जिसने इंश्योरेंस कराया था उसने एग्री किया टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कि सर मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं लूंगा, तो आप मुझे 5,000 रुपए की फीस दे देना, कैसा मानेंगे? भाई साहब, कोई भी आदमी अगर इंश्योरेंस कराता है, प्रीमियम देता है, तो क्यों देता है? कि कल को कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप हमें पैसे देना। वो क्या 5,000 रुपए के चक्कर में क्लेम नहीं लेगा? सर तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करके बोला कि भाई साहब, इशू नंबर 1 में क्लेरिफाई किया कि इट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय इंश्योर्ड टू इंश्योरर। मतलब सर जिसने सर इंश्योरेंस किया है, उसको कोई इंश्योर्ड पर्सन ने सर्विस नहीं दी है कि मैं कोई क्लेम नहीं ले रहा है, इसलिए आप मेरे को फीस दे रहे हो 5,000 रुपए। अरे भाई, वो तो बाय लक कार को कुछ नहीं हुआ,
इसलिए 5,000 का बोनस दिया है। सर कोई रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट वाला नहीं है ना सर। क्या मैंने बोला था कि मैं कोई क्लेम नहीं लूंगा इसलिए मुझे फीस देना 5,000 की? अरे कोई क्लेम नहीं लेना होता तो मैं इंश्योरेंस कराता ही नहीं ना भाई। इसलिए सर 5,000 रुपी कैन नेवर बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर रिफ्रेनिंग फ्रॉम एन एक्ट टू क्लेम द इंश्योरेंस क्लेम। राइट, इंश्योरेंस क्लेम नहीं लेना होता तो मैं इंश्योरेंस कराता ही क्यों? जो तो इंश्योरेंस क्लेम लेना है, कल को कुछ हो गया तो इंश्योरेंस क्लेम लेना है, तभी तो मैंने इंश्योरेंस कराया। इसलिए दिस 5,000 कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सर अ काइंड ऑफ चार्जेस फॉर नॉट क्लेमिंग द इंश्योरेंस क्लेम। क्लियर सर? इसलिए कोई चार्जेस नहीं है। सेकंड इशू आया कि जीएसटी कितने में लगेगा? जो सेकंड ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है, जीएसटी 90,000 पे लगेगा या 85,000 पे लगेगा? तो सर अगेन डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई किया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू सप्लाई मतलब जो आपने प्राइस कस्टमर से चार्ज करी है। आप मुझे बात करो सर, एक तरह से नो क्लेम बोनस क्या है? अ काइंड ऑफ डिस्काउंट ना यार। और हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, डिस्काउंट की वैल्यू में से एक्सक्लूड होता है क्लोज नंबर ए में डिस्काउंट, कि सर अगर आपने डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई ही पास ऑन कर दिया कस्टमर को, बिल पे रिकॉर्ड किया अलग से, क्लियर, और कस्टमर को उसका बेनिफिट पास ऑन हुआ है, तो नेट जो प्राइस चार्ज करी है उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलते हैं सर। और 85,000 पे ही जीएसटी लगेगा। क्लियर? तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि यस बिल्कुल सही है, 85,000 जो मेरे इस एग्जांपल में है वही क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई है और उसी पे जीएसटी लगेगा। सर ये इशू नंबर 2 में क्लेरिफाई करके बताया कि यस नेट इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल जो है उसी पे जीएसटी लगने वाला है। सेक्शन 15(3) के अकॉर्डिंग ये क्लॉज नंबर ए में कवर होता है और ये डिस्काउंट वैल्यू से एक्सक्लूड होगा और नेट वैल्यू पे जीएसटी चार्ज करना है। और इसी के साथ भारत माता की जय। और इसी के साथ पूरा मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट अलोंग विद द ऑल रिलेवेंट पॉइंट्स खत्म होता है। अब हाँ, सीएमए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जिसके लिए मैं अलग से लेक्चर आपके लिए दे रहा हूं, जिसके अंदर आपको सेपरेट जो एडिशनल पॉइंट है वो भी कवर हो जाएंगे। ओके, और आपके एडिशनल नोट्स में पॉइंट मैंने कवर कर रखे बेटा। इसी के साथ भारत माता की जय। अब एक सब बच्चों के लिए मैंने एक प्यारा सा मैसेज लिखा है। क्या लिखा है बेटा? डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स। बच्चों दिस इज द हाई टाइम टू स्टडी। डोंट लिमिट योर चैलेंजेस। सर ना आपके सामने जो चैलेंज आते हैं सर उसको एक्सेप्ट करो और आपकी जो लिमिट्स है उसको चैलेंज करोगे नहीं। जैसे बहुत थक गए तो अपने आप से चैलेंज करो, नहीं थकान आ रही तो मैं पढ़ के दिखाऊं। सर घर में कोई सिचुएशन रिवर्स चल रही है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, उस सिचुएशन को चैलेंज करो, नहीं मेरे साथ होने दो अत्याचार फिर भी मैं पढ़ाई करूंगा। कुदरत ले मेरा एग्जाम, मैं पास होके दिखाऊं। कुदरत मेरे को कर परेशान, डाल मेरे पे परेशानी। सर मेरे पे बहुत सारे लिमिटेशन डाल दे पर कोई बात नहीं, फिर भी मैं करके दिखाऊंगा और जीत आपकी होगी, क्योंकि बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्लियर सरकार? इसी के साथ भारत माता की जय। आज का लेक्चर यही स्टॉप करता हूं बच्चों। यहां तक जो मैंने पढ़ाया है एग्जामिशंस वो आपके एंड पे होने चाहिए बेटा। क्लियर? डन? और हाँ सर, जो एग्जामिशंस के क्वेश्चंस है, जितनी भी फाइल्स है एग्जामिशन की क्वेश्चंस की, वो सारी मैं अपलोड कर रहा हूं, वो भी आप क्वेश्चंस की फाइल आपके एंड पे जब टाइम मिले तब देखिएगा। क्लियर? जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर अगला चैप्टर रजिस्ट्रेशन हम शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। माहौल जो बता शानदार, ऐसे ही मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय।